गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन हिंदू एनालिसिस देखेंगे अपना 28 अप्रैल का। ठीक है। अपनी यहाँ पे कुछ 5 टॉपिक्स होंगे अपने साथ जो अपन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन अंडर 30 मिनट्स के आसपास। राइट। अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है टॉकिंग थेरेपी आशा वर्कर्स ऑफर होप इन रूरल मध्य प्रदेश। राइट। आशा वर्कर्स कौन होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर हैं तो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं जो ये न्यूज में आ रहे हैं। राइट। अगर अपन सबसे पहले देखें, आशा इज अ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 years who serves as the first point of contact to cater any health related requirements of deprived sections of the rural population including women and children who pose a difficulty in accessing the health services. आशा वर्कर्स एक हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं जो कि 25 to 45 years के बीच में होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई भी डिप्राइव्ड सेक्शंस है रूरल एरिया में तो वो वहाँ पे जाके उनकी मदद करते हैं। मीन्स लाइक अगर कोई वो सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं तो ये लोग उनको सर्विसेज देने में मदद करेंगे। राइट। ये इतना इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि कोरोना के टाइम इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी दिया गया। 2020 के टाइम इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन दिया गया था, इसलिए इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। राइट। लेकिन ये अपने को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, ये लोग कब आए? ये लोग आए थे 2005 इन 2006 में, जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चल रहा था, जब आए थे ये लोग। राइट। लेकिन इसको 2013 में जब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया तो उसमें भी एक्सटेंड किया गया। आप बोलेंगे कि ये सिर्फ रूरल के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में भी आता है। राइट। ठीक है। अपन देखते हैं कि अगर इतना ही ये लोग इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं तो इनके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। राइट। अपना फर्स्ट चैलेंज कहता है इनएडिक्वेट पे एंड जॉब सिक्योरिटी। लाइक अपन ये देख सकते हैं कि इनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, इनको बहुत मिनिमम पे किया जा सकता है, इनको बहुत मिनिमम पे किया जाता है। तो उसकी वजह से एक इंसान का वो होता है कि अगर उनको पे ठीक नहीं किया जा रहा है तो उनकी वर्क करने की इच्छा भी नहीं रहती है। राइट। इनको कोई करियर प्रोग्रेशन नहीं दिखता है कि इनका कोई पेमेंट बढ़ेगा या इनका कोई करियर आगे प्रोग्रेस होगा। तो अपने को उस साइड में वर्क करना चाहिए कि इनको करियर प्रोग्रेशन के लिए थोड़ा सा और इनकी फिक्स जॉब पेमेंट के लिए अगर अपन वर्क करें तो अपन इजिली इनको और अच्छे से कम्युनिटी डेवलपमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। राइट। सेकेंड इज सोशल स्टिग्मा एंड ह्यूमिलिएशन। लाइक काफी टाइम ये होता है कि इनको प्राइवेट मतलब लाइक पब्लिक स्पेयर में जाके काफी सारी बातें करनी पड़ती हैं, तो एक सोशल स्टिग्मा की तरह काम करता है। मीन्स लाइक इनको काफी जने ह्यूमिलेट करते हैं, लाइक जैसे काफी जने इनको सेक्सुअली हरेस भी करते हैं। राइट। जैसे अपन विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जानते हैं, तो विशाखा गाइडलाइंस में वो भी शायद एक आशा वर्कर थी जो शायद अलग अलग जाके, वो एक एक्टिविस्ट की तरह काम करती थी मोस्टली वैसे, लेकिन वो अलग अलग जाके लोगों को हेल्प किया करती थी। लेकिन एट लास्ट उनको सेक्सुअली हरेस किया गया। उसके बाद सारी की सारी उन्होंने केस किए एंड उसके बाद जाके विशाखा गाइडलाइंस का डेवलपमेंट हुआ। अगर आपको विशाखा गाइडलाइंस के बारे में नाम नहीं पता है तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है। अपन देखते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज का मतलब क्या है कि अपन इनको बोलते हैं कि आप ये क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम में वहां जाके मदद करें। जैसे अपन ने कोविड में इनको बोला कि आप रूरल हेल्थ में जाके जहाँ जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आप वहां जाके प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लेकिन कई बार इनके पास खुद ही फैसिलिटीज नहीं होंगी तो ये सामने वाले को जाके फैसिलिटीज कैसे देंगी। लाइक जैसे अपन देख सकते हैं कि काफी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक छत्तीसगढ़, असम और ये सब एरियाज में काफी ये लोग कॉन्फ्लिक्ट से घिरे रहते हैं ये स्टेट्स। ठीक है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट से घिरे रहते हैं मोस्टली यहाँ पे ये लोग इजिली वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि वॉलंटियर्स की भी कुछ वल्नरेबिलिटीज होती है। राइट। कुछ कंडीशंस में वर्क कर पाएंगे और कुछ कंडीशंस में वर्क नहीं कर पाएंगे। अपने पास ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप डायरेक्टली, अगर मीन्स का आंसर आपसे कुछ रिलेटेड आता है आशा वर्कर्स या कोई भी एक्टिविस्ट या कुछ भी रिलेटेड, तो आप ये तीनों पॉइंट डाल सकते हैं इसमें, आपको डायरेक्टली आंसर्स के मार्क्स मिलेंगे। राइट। अगर अपन कुछ और पॉइंटर्स देखें कि अपने पास वे फॉरवर्ड क्या है आशा वर्कर्स के लिए। ठीक है। सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन या मतलब उनकी सैलरी पे काम कर सकती है। अगर उनकी सैलरी अच्छी होगी तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वर्क करने में। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अपस्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। लाइक अगर आपको किसी को करियर में प्रोग्रेस करानी है तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आप ये स्किल्स डेवलप कीजिए तो आप और कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएंगे। एक अगर अपन ने ये आर्टिकल का टॉपिक देखा
टॉकिंग थेरेपी आशा वर्कर्स ऑफर होप इन रूरल मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए, सिर्फ वो अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल हेल्थ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर आशा वर्कर्स वो जाके डिलीवर कर सकते हैं तो लेकिन उनको उसके लिए कोई स्किल्स चाहिए होंगी। अगर उनको स्किल्स चाहिए होंगी तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो शायद गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, कोई एनजीओ प्रोवाइड्स करे, राइट। लेकिन उनको अपस्किल कर पाएंगे जब भी वो जाके रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज में वर्क कर पाएंगे, राइट। लाइक अगर आप ये दे सकते हैं आशा ओवरबर्डन, फेथ, होप एंड हीलिंग, मतलब इनके आप एडिटोरियल्स के, सॉरी गाइस, आप इनकी वो देख सकते हैं, वेयर फ्यू साइकेट्रिस्ट ट्रीट डिलीवरिंग केयर एट द ग्रास रूट्स। तो ये कितने इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। लाइक अपन ने देखा ऊपर कि इनको स्टिग्मा होता है, इनको काफी सारी ह्यूमिलिएशंस की जाती है, लेकिन इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। मतलब अपन ने ये भी देखा कि इनके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। तो अगर अपन इनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, लाइक मीन्स इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में इनको भी अपन डिप्लॉय करेंगे तो इनके लिए भी ईजी रहेगा, ठीक है। और ये वही वेलफेयर स्कीम्स आगे वाले लोगों को भी इजिली ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। ब्रिंगिंग परमानेंसी इन द जॉब्स, लाइक मैंने आपको बताया कि इनकी जॉब को परमानेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनको टेम्परेरी वर्क के लिए रखें और फिर उसको छोड़ दें, राइट। सो इंसेंटिवाइजिंग आशा इन द कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज, लाइक आप इनको ये बोल सकते हैं कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में वर्क करने जाना पड़ा तो आप उसके लिए इनको एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हैं, कि ये इंसेंटिवाइज हो कि हाँ चलो हम कुछ अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट अपने ऊपर ले रहे हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पे भी मिल रहा है, राइट। आशा वर्कर्स इन रसियाना डिस्ट्रिक्ट हु हैज बीन टॉट टू आइडेंटिफाई सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, लाइक मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप उनको अपस्किल करेंगे तो वो सामने वाले पे कितना जाके इजीली वर्क कर पाएंगे, राइट। कि वो सामने वाले को जाके समझ पाएंगे कि ये डिप्रेशन में है या समथिंग कुछ मेंटल हेल्थ से डील कर रहा है। तो ठीक है, ये था अपना आशा वर्कर्स से रिलेटेड आर्टिकल। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है अपने को, शुड इंडिया कंसीडर फेजिंग आउट न्यूक्लियर एनर्जी। तो ठीक है, अपन देखते हैं कि सबसे पहले अगर अपने को मीन्स में आंसर आ जाए न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर तो अपन कैसे लिख सकते हैं, राइट। सो अपना न्यूक्लियर एनर्जी के सबसे पहले आप डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडिया विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द कंट्री। सो ये आपका शॉर्ट हेडिंग है न्यूक्लियर एनर्जी के मीन्स के आंसर के लिए, आप बिल्कुल कॉपी करके आ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन देखें तो अपने पास कुछ एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। सो वो क्या है, अपने पास थ्योरम की एबिलिटी बहुत है। थ्योरम क्या कर सकता है? थ्योरम एक न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम करता है, जिसको अपन पोटेंशियल कह सकते हैं कि एक अपने को फॉसिल फ्यूल फ्री नेशन बनाने में मदद करेगा। लाइक अगर आप थ्योरम के साथ कुछ मिक्स करते हैं तो आप न्यूक्लियर फ्यूल के थ्रू उसको बना सकते हैं। तो अपने पास थ्योरम अवेलेबल बहुत है, इसलिए अपने लिए एक एडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, राइट। स्टेबल एंड रिलायबल सोर्स, ये कैसे हो सकता है? लाइक अगर अपन देखें तो जैसे कि अपन पेट्रोल यूज करते हैं तो ये स्टेबल नहीं है, ये एक ना एक दिन खत्म होंगे, राइट। लेकिन वही अगर अपन रिन्यूएबल सोर्सेज को देखते हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये सब क्लीन एनर्जी है मोस्टली कंपेयर टू द पेट्रोल्स एंड अदर डीजल्स, राइट। सो ये लोग अपने को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अपन इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करेंगे, राइट। उसके बाद अपने को कहता है कट्स इंपोर्ट बिल। तो इंपोर्ट बिल का क्यों इतना मैटर होता है, मतलब एडवांटेजेस में क्यों आ रहा है ये? एडवांटेजेस में इसलिए है क्योंकि ये क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि अपन हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट में, क्योंकि अपन सबसे ज्यादा तो पेट्रोल ही इंपोर्ट करते हैं। अगर अपनी कंट्री पेट्रोल ही इंपोर्ट करती रहेगी तो अपन हमेशा फॉरेक्स अपना बाहर देते रहते हैं, तो उसकी वजह से अपन ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। तो अगर अपने को कंट्री को डेवलप करना है तो अपने को सबसे पहले अपने इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, राइट। या एक्सपोर्ट को आपको इंपोर्ट से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आपको इंपोर्ट कम करना चाहिए। तो अगर अपन न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर पाते हैं तो अपन इजीली पेट्रोलियम और कोयला जो अपन बाहर से मंगाते हैं उसको कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपना इंपोर्ट बिल कम होगा, राइट। चीपर टू रन, मतलब अपन ये देख सकते हैं कि जैसे कि अपन ये देखते थे कि सोलर पैनल्स की कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा होती थी, राइट। लेकिन अब आने वाले टाइम में अपन देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स की इफेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और उसी से अपनी कॉस्ट भी कम होती जा रही है। तो आने वाले टाइम में अपन ये भी देख सकते हैं, अगर अपन न्यूक्लियर एनर्जी को इजीली डेवलप कर पाए तो अपन इजीली
उसकी भी कॉस्ट कम कर पाएंगे, जबकि ये क्लीनर फ्यूल होगा और आने वाले टाइम में अपने को कितना मदद कर सकता है, राइट। चलिए अपन अपन ने कुछ उसकी डेफिनेशंस देखी, अपन ने कुछ उसके एडवांटेजेस देखे, अपन ने उसके कुछ चैलेंजेस देखे। अब अपन उसके चैलेंजेस अपन अब देखेंगे। सो अपना फर्स्ट चैलेंज कहता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्यों? लाइक अगर आपको एक न्यूक्लियर प्लांट लगाना है तो आपको लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, राइट। और कई बार ये अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं लेकिन कुछ अगर प्रॉब्लम आई तो आपको क्लोज डाउन करना पड़ सकता है। लाइक अगर एक केस था वीसी समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन साउथ कैरोलिना यूएसए में केस हुआ था, ठीक है। सो ये क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से उसको क्लोज डाउन करना पड़ा। तो ठीक है, ये कैपिटल इंटेंसिव बहुत है। लाइक अपने यहाँ पे इंडिया में इतनी कैपिटल इजीली प्रोवाइड नहीं की जाती, तो इसलिए अपन इसको मतलब अपने यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो अपने यहाँ कैपिटल इंटेंसिव होना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इनसफिशिएंट न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो अपन ये देख सकते हैं कि अभी अपने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड इतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक फंडिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड। मतलब अपन ये देख सकते हैं कि अगर अपने को न्यूक्लियर पावर प्लांट डालना है तो उसके लिए अपने को बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ती है। लेकिन अपन देख सकते हैं कि अगर अपन ने लैंड रिफॉर्म्स पढ़े हैं, अगर अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने को ध्यान है कि लैंड को एक्वायर करना इतना ईजी नहीं होता है, राइट। अगर लैंड को एक्वायर करना ईजी नहीं होता है तो उसके लिए अपने को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सॉरी, ये लैक ऑफ पब्लिक फंडिंग है, इसके बाद एक्विजिशन ऑफ लैंड का टॉपिक है, राइट। ये दोनों मिक्स हो गए। सो दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे कि अपनी पब्लिक फंडिंग इतनी नहीं है इस जगह पे, और एक्विजिशन ऑफ लैंड भी अपने लिए मुश्किल है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अपन ये भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से न्यूक्लियर रिएक्टर पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। लाइक समर्स होंगी तो वो बहुत हॉट हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अपने को ग्रिड को टेम्परेरी शट डाउन करना पड़ सकता है, ठीक है। और जो रिएक्टर्स होते हैं ना, मोस्टली वो वाटर पे डिपेंड करते हैं, मतलब कूल वाटर्स पे। सो अपने को ये भी नहीं पता है कि आने वाले टाइम में सोर्सेस ऑफ वाटर में कैसे चेंज आ रहा है। लाइक काफ़ी फ्रेश वाटर अपना ख़त्म हो रहा है, तो अपन उसको कैसे रिसाइकल कर पाएंगे, वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी, राइट, ठीक है। और न्यूक्लियर वेस्ट। सबसे पहली बात, अपन जितनी न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे तो अपन ये भी देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट भी उतना ही कितना क्रिएट होगा, तो अपन उसको कैसे डील करेंगे ये अपने को नहीं पता है अभी तक, राइट। लाइक अगर अपन सोलर पैनल्स तो बना रहे हैं लेकिन अपने को ये भी ध्यान है कि उसका वेस्ट बहुत निकल रहा है, तो अपन उसको कैसे डील आउट करेंगे ये भी अपने को कुछ स्टेप्स निकालने पड़ेंगे। तो ये था कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जहाँ अपन ने पढ़े उसकी डेफिनेशंस या उसका स्टैट्स और फैक्ट्स पढ़े, उसके बाद अपन ने उसके एडवांटेजेस देखे, उसके बाद अपन ने उससे चैलेंजेस रिलेटेड देखे, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी मेंस के आंसर कभी भी आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, राइट। चलो अपना नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल कहता है अपना द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल्स। सो अपनी क्वेश्चंस क्या क्या हैं? व्हाट इज द रेट एट विच द सी लेवल्स आर राइजिंग? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एक्सीलरेटेड सी लेवल राइज? What does the report by the World Meteorological Organization show? What problems can be caused by rising sea level? So आर्टिकल्स में ही अपने से कुछ 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो अपन देखते हैं, इनको आंसर करने की कोशिश करेंगे अपन। सी लेवल्स could hit 2 meters by 21st century. Global sea level rise could be more than 2 meters by the end of the century, resulting in the displacement of 200 million people if global warming continues at the current rate, new research suggests. तो ये बोल रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो 200 मिलियन पीपल इफेक्ट होंगे बाय 21st सेंचुरी, राइट। सो अपन देखते हैं कि सबसे पहले सी लेवल राइज होता क्या है। सी लेवल राइज इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वर्ल्ड ओशियंस ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग, इंड्यूस्ड बाय 3 प्राइमरी फैक्टर्स। ग्लोबल वार्मिंग तो होती है लेकिन वो किसके थ्रू होती है? फर्स्ट होता है थर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड होता है मेल्टिंग ग्लेशियर्स, थर्ड होता है लॉस ऑफ ग्रीन लैंड एंड एंटार्क्टिक आइस शीट्स। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इंक्रीज करने में मदद करते हैं किसको? सी लेवल राइज को, ठीक है। सो अगर अपन ये देखें कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सी लेवल राइज के, तो सबसे पहले तो अपनी कोस्टल फ्लडिंग होगी। कोस्टल फ्लडिंग से आप क्या समझते हैं? कोस्टल फ्लडिंग से ये होगा कि जो मोस्टली अपने यहाँ 10 सिटीज, मतलब लाइक जो अपनी कोस्टल सिटीज है ना, उनका जो कोस्ट होगा वो थ्रेटन हो जाएगा, मतलब कि वो पानी के अंदर आने की चांसेस पूरे रहेंगे क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है, राइट। तो कोस्टल फ्लडिंग से अपने यहाँ पे जो भी कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं, राइट, तो उन पे डायरेक्टली थ्रेट आता है, ठीक है।
उसके बाद अपन देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी कैसे, लाइक जैसे अपन वेटलैंड्स देखते हैं, वो अपने लाइक एक्विफायर की तरह काम करते हैं काफी, ठीक है। अपन जैसे बायोडाइवर्सिटी देखते हैं काफी सारी कोस्टल एरियाज पे होती है। अगर कोस्टल एरियाज ही खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे, पानी इंक्रीज होने लगेगा, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगेगी, ठीक है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस है अपना लेटरल एंड इनलैंड माइग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी अपने लो लाइंग एरियाज मतलब लाइक कोस्टल एरियाज या बीचेस के आसपास रहते हैं, लो लाइंग एरियाज भी कह सकते हैं अपन इसको, तो वो लोग क्या करेंगे, इनसाइड माइग्रेशन करेंगे, मतलब कि डिस्प्लेस होंगे वहां से अपने एरियाज से, राइट। सो माइग्रेशन बढ़ेगा एक हायर लेवल पे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, लाइक अगर अपन ने वहां पे कोस्टल एरियाज में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो उस पर डायरेक्ट थ्रेट आता है क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, राइट। थ्रेट टू इनलैंड लाइफ, थ्रेट टू इनलैंड लाइफ कैसे हो सकता है, जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अपने यहाँ पे कोस्टल एरियाज पे सैंड्स होती हैं या समथिंग कुछ लाइफ्स होती हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपना एक और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि टूरिज्म और मिलिट्री इफेक्ट होगी। टूरिज्म और मिलिट्री कैसे इफेक्ट होगी, टूरिज्म अपन ये देख सकते हैं कि अपन कोस्टल एरियाज पे काफी टूरिज्म हर साल देख सकते हैं, जैसे मालदीव टूरिज्म के लिए फेमस है, राइट, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा, राइट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं अपन ने देखे, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स भी ले रही होगी। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है, सबसे पहले गवर्नमेंट ले सकती है कि रीलोकेशन जब लोगों का कराए तो वो ठीक से कराए, मतलब लाइक जैसे अगर अपन सी लेवल राइज होने के बाद लोगों को रीलोकेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो अपन जैसे कि अपन एग्जांपल देखा था 2021 में ही, इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल रीलोकेट करा था जकार्ता से बोर्नियो की तरफ। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि सी लेवल राइज हो रहा है तो लोगों को इफेक्ट ना हो इससे पहले, इसलिए उन्होंने पहले ही चेंज कर लिया था। तो आप रीलोकेशन कर सकते हैं लोगों का पहले ही। उसके बाद अपन ये देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक बिल्डिंग सी वॉल्स, ये एक इनिशिएटिव है कुछ गवर्नमेंट्स ने लिया है, लाइक कोस्टल एरियाज को कैसे बचा सकते हैं। और ठीक है, अपन कुछ ऐसा आर्किटेक्चर बना सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है अपने यहाँ पे, उसको अपन ऐसा आर्किटेक्चर, राइट, आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो ड्रेनेज की तरह काम आए, मतलब कि जैसे अपन वो उसको इरिगेशन के लिए शायद यूज कर पाए या दूसरी चीजों के लिए यूज कर पाए, राइट। सो अपना था ये कुछ सी राइजिंग लेवल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अपन ने आर्टिकल देखा, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है किलर माफिया, देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस ऑफ इलीगल सैंड क्वायरिंग इन तमिलनाडु, ठीक है। सो सैंड माइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स में अपने क्वेश्चंस पूछ चुका है और शायद मेंस में भी, तो ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि सैंड माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड मेनली थ्रू एन ओपन पिट और अ सैंड पिट, बट समटाइम्स माइंड फ्रॉम बीचेस एंड इनलैंड ड्यूज और डिस्ड्रेस्ड फ्रॉम ओशियंस एंड रिवर बेड्स। तो ठीक है, ये सैंड माइनिंग की कुछ डेफिनेशन है कि हाँ, आप जहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से, बीचेस से, कभी कभी इनलैंड ड्यूज से, कभी कभी एशियन से ड्रेस्ट करते हैं, ठीक है, कभी कभी रिवर बेड से, ठीक है। तो अपन देखते हैं कुछ डेटा सैंड माइन से रिलेटेड। सैंड अकाउंटेड फॉर 68% ऑफ द 47 to 50 बिलियन टन्स ऑफ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड ग्लोबली ईच ईयर। तो ये यूनेप की रिपोर्ट है। तो अगर यूनेप की रिपोर्ट आप डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वाली रिपोर्ट ये बता रहे हैं और विद फैक्ट्स बता रहे हैं, राइट। सो अपन देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सैंड माइनिंग के। फोर्सिंग द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स। अब ये कैसे हो सकता है कि फोर्सिंग द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स। सो सबसे पहले जो सैंड होती है, अगर ये रिवर चल रही है तो सैंड साइड में होती है, राइट। सो ये क्या करती है, रिवर को इधर उधर जाने में मतलब लाइक नहीं जान देती है। लेकिन अगर ये सैंड को अपन हटाने लगेंगे तो धीरे धीरे रिवर्स क्या करेगी, अपने कोर्स को चेंज करने लगेगी, मतलब अलग अलग जगह जाने चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन अपना सेकंड पॉइंट देखें तो ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन, ठीक है भाई। तो ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन कैसे होगा, तो क्या होता है, जो कि सैंड्स होती हैं, तो ये सैंड एक वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है, जो कि स्टोर करती है अपना वाटर ग्राउंड वाटर में जाके, राइट।
अगर इधर सैंड है तो ये कुछ स्टोर करके वाटर को ग्राउंड वाटर में ट्रांसफर करती है, राइट। लेकिन अगर सैंड्स को अपन रिमूव करने लगेंगे तो वाटर यहाँ से ही इवेपोरेट होने लगेगा, जबकि वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइट। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता रहेगा। अब ग्राउंड वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट इतना इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ पे प्रीलिम्स में हर साल या 2 या 3 साल में एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है तो भी आप ग्राउंड वाटर के फैक्ट्स या उसके बारे में लिखेंगे तो सामने वाले को ठीक लगता है कि हाँ, हम जो पूछते हैं वो आप आंसर कर रहे हो। इफेक्ट्स कोस्टल इकोसिस्टम। सो अगर अपन ये देख सकते हैं कि अगर कोस्टल एरियाज हैं तो वहाँ कोई बायोडाइवर्सिटी होगा, वहाँ का कोई इकोसिस्टम होगा। लेकिन अगर वहाँ पे सैंड्स रिमूव होने लग जाएगी, मतलब कि बीचेस प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, मतलब लाइक बीचेस को अगर आप धीरे धीरे सैंड हटाने लग जाओगे तो कोस्टल एरियाज का जो इकोसिस्टम होगा वही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो अपना उसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेवेन्यू लॉस टू द एक्सचेकर। मतलब क्या होगा कि अगर सैंड माइनिंग होगी तो कौन पैसा कमा रहा है? मोस्टली पैसा कमाने वाले अपने इलीगल लोग हैं, राइट। लेकिन ये जो सैंड माइनिंग का जो पैसा था, अगर सैंड माइनिंग एक्सट्रैक्ट भी हो रही है तो ये डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन वो लॉस हो गया एक्सचेकर को, क्योंकि कोई और उसका फायदा उठा रहा है, गवर्नमेंट उसका फायदा नहीं उठा पा रही है, राइट। उसके बाद देखते हैं अफेक्ट्स टूरिज्म एंड लाइवलीहुड। तो ठीक है, अगर अपन ने देखा कि सैंड माइनिंग हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, सैंड माइनिंग से कोस्टल एरियाज पे इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। कोस्टल एरिया पे इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे क्या होगा, जो अपन टूरिज्म करते हैं कोस्टल एरियाज के अराउंड, बीचेस पे अराउंड, तो ये सारी चीजें थ्रेट में आ जाएगी। अगर ये सारी चीजें थ्रेट में आ जाएगी तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है बाद में, क्योंकि काफी लोगों का लाइवलीहुड ही इस पे डिपेंड करता है। काफी लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करता है तो अपन क्या कह सकते हैं कि उनका डायरेक्ट लाइवलीहुड थ्रेट पे आ रहा है, राइट। सो अगर अपन कुछ डेफिनेशंस देखा, अपन ने कुछ फैक्ट्स देखा, अपन ने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखे, तो अपन देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप साइंटिफिक मॉनिटर कर सकते हो, मतलब लाइक ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हो कि आप उसकी मॉनिटरिंग ईजी कर पाओ। अगर आप उसकी मॉनिटरिंग ईजी कर पाते हो तो गवर्नमेंट को क्या होगा, जो लॉस हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर वो मिनिमाइज हो जाएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट इजीली रेवेन्यू कमा पाएगी। वो रेवेन्यू किसके, वेलफेयर स्कीम्स के लिए डेवलप हो पाएगा। लेकिन साइंटिफिक मॉनिटरिंग होगी कैसे, ये तो बताओ। साइंटिफिक मॉनिटरिंग हो सकती है लाइक जैसे अपन सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अगर अपन सैटेलाइट्स का यूज करें या कोई SMS का यूज करें या कोई बारकोडिंग मेथड्स यूज करें जिसके थ्रू अपन डेटा को निकाल पाए रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास डेली अपडेट्स होंगे, डेली आवर के अपडेट्स होंगे, तो वो देख पाएंगे किस जगह क्या चल रहा है। ठीक है, डेली मिनट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है सस्टेनेबल माइनिंग। तो सस्टेनेबल माइनिंग क्या हो सकता है, मतलब कि जितना आपकी जो सैंड डिपॉजिट होती है हर साल, राइट, जितना आपका सैंड डिपॉजिट होता है, राइट, तो उतना ही आप एक्सट्रैक्ट करो हर साल। मतलब एक्सट्रैक्ट मत करो। अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो उससे वहां की चीजें हार्म कर सकती हैं, राइट। सो ये कुछ मेजर्स हैं, ये आप ले सकते हो, लेकिन और भी तो हो सकते हैं काफी मेजर्स। तो और मेजर्स जरूर हो सकते हैं, लाइक जैसे कि कोई गवर्नमेंट के स्कीम्स या कुछ पॉलिसीज हैं या कुछ एक्ट्स है तो उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से करें, राइट। और उसके बाद अगर अपन कुछ अपने पास एक न्यूज में आई थी चीज, मैन्युफैक्चर सैंड। तो आप मैन्युफैक्चर सैंड के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। मैन्युफैक्चर सैंड ये होती है कि आप उसको आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर आप सैंड माइनिंग कर रहे हैं, मतलब आपको सैंड की जरूरत है, तो आप इस मैन्युफैक्चर सैंड को भी यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो हियर इज अ गुड न्यूज, ready to play facilitator to push government to ease concerns of same-sex partners. Conscious of our limitations as a court, safe Chief Justice Chandrachud, the SC says it can facilitate solution for day-to-day human concerns of cohabiting partners without touching upon the issue of legal recognition of same-sex marriage. ठीक है, सो ये ऐसा कुछ आर्टिकल है, ये काफी दिनों से न्यूज में भी चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड क्या लॉज हैं अपने पास, या क्या चीजें होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, सो अपन देखते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं।
सो सबसे पहले अगर अपन ये देखें तो स्पेशल, सबसे पहले अपन कौन सा लॉ इससे रिलेटेड, मतलब कौन सा लॉ अलाउ करता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सबसे पहले यही लॉ है जो कि अलाउ करता है कि आप फॉर्म मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनल लॉ को इफेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब पर्सनल लॉ इफेक्ट नहीं होता है इससे, ये स्पेशली एक्ट बनाया गया था दूसरी चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ों के लिए मीन्स लाइक अगर वो पर्सनल लॉ में नहीं आता है तो दूसरी चीज़ें सारी उसमें आ सकती है, राइट। सो अपन देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मतलब सेम सेक्स मैरिज के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, राइट। सो अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। तो अपन ये बोल सकते हैं, अपन अपना ये बोलते हैं कि आर्टिकल 14 में सबको इक्वल राइट्स हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है। यहाँ पे अगर मैरिज दूसरा सेम मेंबर, मतलब लाइक अगर अदर सेक्स के मेंबर्स हैं वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है, लाइक अ मेल एंड फीमेल कैन मैरी, तो वाई बोथ मेल एंड मेल कैन नॉट मैरी, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन का अगर आर्टिकल 14 आपने लिखा है तो वो बिल्कुल होना भी चाहिए, राइट। सो अपन ने ये भी देखा कि एलजीबीटी कम्युनिटी को अपन ने कितने टाइम तक डिक्रिमिनलाइज कर रखा था, फिर अभी उसको अपन ने कुछ टाइम पहले ही डिक्रिमिनलाइज किया, राइट। सो अपन को ये सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड भी इक्वल राइट्स उनको देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेंस पा पाए, राइट। सो अपन ये देखते हैं कि स्ट्रेंथन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। तो आप ये बोलेंगे कि सेम सेक्स मैरिज से फैमिलीज और कम्युनिटीज कैसे स्ट्रेंथन होगी, राइट। लाइक अपन ये देख सकते हैं कि जो मैरिज क्या करती है वो सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है कपल्स को, राइट। लाइक एक रिकग्निशन देती है कम्युनिटी में। सो क्या होगा, अगर काफी लोग अभी क्या करते हैं, लाइक अगर उनको ध्यान पड़ता है कि उनके कुछ चिल्ड्रंस इस सेम सेक्स मैरिज के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं, तो वो उनको डायरेक्टली लताड़ देते हैं या समथिंग, मतलब डांट देते हैं, ठीक है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर लॉ ही बात करेगा कि हाँ आप अलाउड हैं, तो उससे फैमिलीज और कम्युनिटीज के बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी लोगों को लेके, राइट। और फैमिली के जो वैल्यूज है ये सब स्ट्रेंथन हो सकते हैं। ग्लोबल एक्सेप्टेंस, फैमिली के वैल्यूज नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है, स्ट्रेंथन होगा, मतलब कि उनका बॉन्ड स्ट्रेंथन हो सकता है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो अपन ये देख सकते हैं कि ग्लोबली सेम सेक्स मैरिजेस को काफी कंट्रीज में एक्सेप्टेंस मिली है, ठीक है। सो अगर ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल रही है तो अपन इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। अपन वो बोल सकते हैं कि अपन इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं, तो शायद ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर आप कोई चीजें कोई मांग रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, राइट। सो ये कुछ से फेवर में पॉइंट्स। अपन अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या हो सकते हैं, मतलब लाइक क्या आर्ग्यूमेंट्स है जिसकी वजह से ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले है रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स। तो ऐसे काफी रिलीजन का मानना है कि ये चीज उनके रिलीजन के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैरिज है वो मोस्टली मैन और वुमेन के बीच में, राइट। सो सेकंड अपना पॉइंट कहता है प्रोक्रिएशन। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इसमें आ सकती है कि क्या बोलते हैं, मैन और वुमेन प्रोक्रिएट कर सकते हैं बट सेम मेल इन मेल कैन नॉट प्रोक्रिएट, राइट। मेल एंड मेल कैन नॉट प्रोक्रिएट। सो अपन मैरिज का एक फंक्शन मानते हैं, सॉरी, मेल एंड मेल, राइट। सो अपन एक मैरिज का फंक्शन मानते हैं कि प्रोक्रिएशन इज द फंक्शन ऑफ एन मैरिज। सो वो फंक्शन यहाँ परफॉर्म नहीं होता है, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में जाता है। और कुछ लीगल इश्यूज हैं, ठीक है। तो अगर अपन सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करते हैं तो इससे काफी सारे लीगल इश्यूज खड़े हो सकते हैं, इसलिए अपन इसका आर्ग्यूमेंट में रखते हैं। सो अपन वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपन डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। अगर अपन डाइवर्स कंट्री है तो अपन सारे कल्चर्स को साथ में लेके चलने के लिए अपन को रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस एंड एजुकेशन, लाइक अगर अपन एक्सेप्टेंस लाएंगे लोगों में, अवेयरनेस करेंगे लोगों में, तो ये एक वे फॉरवर्ड की तरह काम कर सकता है कि अपन उनको कितना अलाउ कर पाएंगे, राइट। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, तो अपन कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के पार्ट हैं, लाइक एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए या कुछ पार्ट्स हैं। तो अपन अगर ये चीजें अपन इसको अलाउ कर पाते हैं, ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है इसके पास, तो अपन इजिली वो इंटरनेशनल एप्लीकेशंस को भी अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो ठीक है, ये था आज अपना हिंदू एनालिसिस। अपन ने कुछ 5 टॉपिक्स डिस्कस करे, ठीक है। आपको कैसे लगे बिल्कुल बताएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट कल के आर्टिकल्स में।